तो दोस्तों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इंटीग्रेशन पे एक सीरीज। जिनको भी प्लस टू मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन एक टफ या इंटिमिडेटिंग टॉपिक लग रहा है वो इस सीरीज को जरूर देखें। वी विल गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड इस सीरीज में इंटीग्रेशन के सारे कॉन्सेप्ट्स, मेथड्स एंड टाइप्स ऑफ सम्स कवर करेंगे। वी विल गो थ्रू मेनी एग्जांपल्स। इंटीग्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज क्लास 12 बोर्ड्स इज कंसर्न, तो जरूर इस पे ध्यान दें। इस सीरीज को देखने से पहले अगर आपको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला, कॉन्सेप्ट्स एंड टेक्निक्स में कोई डाउट है या रिवाइज नहीं किया हुआ है तो उसको भी मेरे वीडियोस के थ्रू आप रिवाइज कर सकते हैं एंड इसके सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो कीप वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक। सो लेट्स स्टार्ट टू अंडरस्टैंड इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। कैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। सबसे पहला एग्जांपल इंटीग्रल 2x by x² + 1 dx। तो यहां पे सबसे पहले हमको किसी न किसी पार्ट को एक दूसरे वेरिएबल में डाल करके उसके बाद बाकी के पार्ट को उसके डेरिवेटिव के फॉर्म में एक्सप्रेस करना होगा। तो हम दिखाते हैं व्हाट आई मीन बाय दिस। सो लेट्स से x² + 1 को हम लेते हैं एज सम अदर वेरिएबल, फॉर एग्जांपल z। सो x² + 1 को हम लेते हैं एज z। नाउ व्हाई डिड आई चूज x² + 1 एज z? ये चॉइस हमने क्यों किया वो कुछ ही देर में क्लियर हो जाएगा। जब हम चूज करेंगे तो उसके बाद हमको डिफरेंशिएट करना है ऑन बोथ साइड्स। सो यहां पे हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। सो वी हैव ddx of x² + 1 equal to ddx of z, that is dz dx. Now we know that ddx of x² would be 2x and ddx of 1, since it is a constant, वो 0 होगा। So ddx of x² is 2x and ddx of 1 is 0. So ddx of x² + 1 is 2x equal to dz by dx। हम dx को क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं और आपको मिलेगा 2x dx equal to dz। तो इसी का हम यूज करेंगे बिकॉज अब हमारे पास न्यूमरेटर में है 2x मल्टीप्लाइड विद dx एंड हम 2x dx को ले सकते हैं एज dz। तो इसीलिए मैंने x² + 1 को z अज्यूम किया बिकॉज मुझे एक आइडिया था कि x² को डिफरेंशिएट करने से मेरे पास 2x आएगा एंड 2x और dx को मिला करके हम dz, दैट मींस z के डेरिवेटिव के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो अब इसी को यूज करते हुए हम यहां पे आगे बढ़ेंगे। तो अब ये इंटीग्रल हो जाएगा इंटीग्रल 2x by x² + 1 dx इक्वल टू, अब यहां पे हम इसको z के डोमेन में ले जाएंगे, x के डोमेन से z के डोमेन में। नाउ वी नो दैट 2x dx इक्वल टू dz एंड x² + 1 को हमने लिया था एज z, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल dz by z। Now we know that integral 1 by x dx is equal to log of mod x, तो यहां पे इंटीग्रल 1 by z dz का रिजल्ट होगा log of mod z to the base e plus c, and because हमने x² + 1 को लिया था as z, तो अब z को हम फिर से सब्स्टिट्यूट कर देंगे with x² + 1 and we get the result as log of mod x² + 1 to the base e plus c. Now let's look at the next one, integral √ax + b dx। यहां पे जैसा कि हम देख पा रहे हैं एक फंक्शन है अंडर रूट एंड दैट इज ax + b, उसी को हम z लेंगे। सो लेट ax + b इक्वल टू z। नाउ यहां पे हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे ऑन बोथ साइड्स एज यूजुअल। सो ddx of ax + b इक्वल टू ddx of z। Now ddx of ax, यहां पे एक कांस्टेंट a मल्टीप्लाइड है x के साथ तो वो बाहर आ जाएगा एंड ddx of x 1 हो जाएगा तो इसका रिजल्ट होगा a एंड ddx of b, that is a constant alone, तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। So a is equal to dz by dx and this means a dx equal to dz। यहां पे हमको ये मिला a dx equal to dz। इसको हम एक और स्टेप में ले जाके इस तरह से रख देंगे dx is equal to dz by a एंड इसको अब हम यूज करेंगे यहां पे along with this substitution जो हमने लिया था। So now let's move the integral from the x domain to the z domain। इसको अब z डोमेन में ले जाते हैं। So we have, इस इंटीग्रल को हम नाम दे देते हैं as I एंड फिर हम लिखेंगे I equal to, now this becomes इंटीग्रल ax + b को हमने z लिया था तो ये हो जाएगा √z एंड dx का वैल्यू मेरे पास आया एज dz by a।
सो अब ये जो a है विच इज डिवाइडेड, इसको हम बाहर निकाल सकते हैं बिकॉज ये कांस्टेंट है। कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में होने से वो बाहर निकल जाएगा। सो दिस बिकम्स 1 by a इंटीग्रल रूट ओवर z dz which is nothing but 1 by a integral z to the power half dz. Now we know that integral x to the power n dx equal to x to the power n plus 1 by n plus 1. So ये फॉर्मूला यहां पे हम अप्लाई करेंगे। So integral z to the power half dz हो जाएगा z to the power half plus 1 by half plus 1. So 1 by a z to the power half plus 1 by half plus 1. इससे हमको मिलेगा 3 by 2 एंड यहां पे 3 by 2 मिलेगा जो कि पलट करके मल्टीप्लाई हो जाएगा as 2 by 3. सो ये हो जाएगा 2 by 3a z to the power 3 by 2 एंड z का वैल्यू हमने लिया था as ax plus b. सो ये हो जाएगा ax plus b whole to the power 3 by 2 plus an integration constant. This is our answer. नेक्स्ट प्रॉब्लम, इंटीग्रल sin mx dx. तो यहां पे हम mx को लेंगे as z. So let mx equal to z and then differentiating on both sides, d dx of mx is equal to dz dx. Now d dx of mx would be m into d dx of x, that is 1 equal to dz dx, and फिर हम dx को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे. So we get m dx is equal to dz और dx is equal to dz by m. अब हम I को ले जाते हैं from the x domain to the z domain. So I becomes integral mx की जगह पे z आ जाएगा. So sin z dx की जगह पे आ जाएगा dz by m. So sin z into dz by m, इसे इनको हम बाहर ले आएंगे एज अ कांस्टेंट. सो 1 by m इंटीग्रल sin z dz. नाउ इंटीग्रल sin x इज माइनस cos x. सो यहां पे हमको मिलेगा 1 by m इंटू माइनस cos z प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, एंड हम z को सब्स्टिट्यूट बैक कर देंगे टू mx. सो यहां पे हमको मिलेगा माइनस cos mx by m प्लस c. नाउ ये जो इंटीग्रल का रिजल्ट आया है, दिस सर्व्स एज अ टेम्पलेट फॉर मेनी अदर फंक्शंस. जिस फंक्शन के साथ भी x इस तरह से जुड़ा हुआ हो एंड x के साथ एक कांस्टेंट मल्टीप्लाइड हो, वो कांस्टेंट डिनोमिनेटर में आ जाएगा आफ्टर इंटीग्रेशन. इसको हम यूज कर सकते हैं एज अ शॉर्टकट फॉर मेनी अदर फंक्शंस ऑफ द सेम टाइप जब हमको इंटीग्रेट करने दिया जाएगा, एंड उसको एज अ रेडी फॉर्म यूज किया जा सकता है फॉर MCQs for both boards as well as competitive examinations. Now let's look at a very easy and useful trick based on the last integration जो हमने अभी किया है. So last जो हमने इंटीग्रेशन किया है, इंटीग्रल sin mx dx equal to minus cos mx by m plus c. इसमें हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो कांस्टेंट x के साथ मल्टीप्लाइड था वो इंटीग्रेशन के बाद डिनोमिनेटर में आ गया इंटीग्रेशन रिजल्ट में. इसी को हम यूज कर सकते हैं एज अ टेम्पलेट. और भी जो भी इंटीग्रेशंस हमको इस तरह के दिए जाएंगे जिसमें x के साथ एक कांस्टेंट मल्टीप्लाइड होगा फंक्शन के अंदर, उसके इंटीग्रेशन रिजल्ट में वो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा डिनोमिनेटर में. सो इंटीग्रल sin mx dx हमको मिला एज माइनस cos mx by m plus c. हमको पता था कि इंटीग्रल sin x dx इज माइनस cos x. सो sin mx का इंटीग्रेशन रिजल्ट cos mx होगा, ये हम अज्यूम कर सकते हैं, और उसके साथ m डिनोमिनेटर में आएगा, ये भी हमको यहां से मिल रहा है. Now we already knew that integral sin x dx is minus cos x plus c, and यहां पे हमको दिया था इंटीग्रल sin mx dx. ये हम अज्यूम कर सकते हैं कि sin mx का इंटीग्रेशन करने से हमको cos mx मिलेगा, बिकॉज़ sin x का इंटीग्रेशन cos x होता है. So minus cos mx and divided by वही कांस्टेंट जो x के साथ यहां पे मल्टीप्लाइड था, that is m plus c. उसी तरह से इंटीग्रल cos x होता है sin x plus c. So इंटीग्रल cos mx dx होगा sin mx by m plus c. इंटीग्रल e to the power mx dx. Now इंटीग्रल e to the power x हमको पता है कि e to the power x plus c होता है. यहां पे इंटीग्रल e to the power mx है, so that would be e to the power mx again by this constant m plus c. तो इस तरह से जो भी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हमको अभी तक मालूम है, वो सारे फॉर्मूला में हम इस तरह का मॉडिफिकेशन कर सकते हैं फॉर ऑल दोस इंटीग्रल्स जहां पे x के साथ कोई भी कांस्टेंट हमको मल्टीप्लाइड होगा, एंड रेडिली हम उसका रिजल्ट निकाल सकते हैं. दिस वुड बी वेरी यूजफुल फॉर MCQs फॉर बोथ बोर्ड एग्जाम्स एज वेल एज JEE एग्जाम्स.
जिसमें हम रेडिली आंसर मार्क कर सकते हैं इस तरह से। फॉर एग्जाम्पल, इंटीग्रल cos 3x dx would be sin 3x by 3 plus c. Integral e to the power 2x dx would be e to the power 2x by 2 plus c, and so on. Hello students and welcome to my channel. This channel is dedicated to all those students looking for some guidance in secondary and higher secondary level mathematics. Do not forget to subscribe to the channel and press the bell icon to get notified on the latest upload. Do not forget to like and share the video. Please do leave a comment describing what you like in the video. Suggestions on topics for future videos are also welcome. For more study materials and tests, download the Keshav's Classes app. Link is given in the description box. Next one, integral 2x sin x square plus 1 dx. यहाँ पे अगेन हमको ये चॉइस करना है कि किसको हम z लेंगे। मुझे ये दिख रहा है कि x स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव अगर हम लेंगे तो हमको मिलेगा 2x एंड वो हमारे पास है। 2x और dx मिल करके हम dz बना सकेंगे। अगर हम ये सोचें कि साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 को z लेंगे तो वो चॉइस गलत होगा, बिकॉज साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव cos ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2x आएगा एंड हमारे पास यहां पे कोई cos वाला एक्स्ट्रा टर्म नहीं है। सो लेट्स प्रोसीड। लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू z, again differentiating both sides with respect to x. So ddx of x square plus 1 equal to dz dx. ddx of x square would be 2x, ddx of 1 would be 0. So ये 2x आएगा and dx को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। So 2x dx equal to dz. अब हम इंटीग्रल को ले जाएंगे फ्रॉम द x डोमेन टू द z डोमेन। तो हमको यहां पे मिलेगा I equal to, now we have 2x into dx. 2x into dx is equal to dz. So ये बच जाएगा dz and रह गया sin of x square plus 1. x square plus 1 को हमने z लिया था तो ये हो गया sin z. So इस substitution से the integral got reduced to integral sin z dz. Now we know that integral sin x dx is minus cos x. So this would be equal to minus cos z plus integration constant c. अब हम यहाँ पे वापस z का वैल्यू को बैठा देंगे। हमने x स्क्वायर प्लस 1 को z लिया था, अब यहाँ पे z की जगह हम फिर से x स्क्वायर प्लस 1 लिख देंगे। So minus cos x square plus 1 plus c. This is the answer. Next question, I is equal to integral 1 by x log x whole to the power m dx. यहाँ पे हम log x को सिलेक्ट करेंगे as z एंड इसका रीजन ये है कि हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास log x का डेरिवेटिव दैट इज ddx ऑफ log x 1 by x यहां अवेलेबल है। सो हम अगर log x को z के हिसाब से लेते हैं, सब्स्टिट्यूशन लेते हैं, तो फिर 1 by x dx को हम एक साथ dz कर पाएंगे। इसका प्रोसेस यहां है। सो ddx अब हम डिफरेंशिएट करेंगे ऑन बोथ साइड्स एंड ddx ऑफ log x हो जाएगा ddx ऑफ z। उसके बाद हमको मिलेगा 1 by x equal to dz dx, because we know that ddx of log x is 1 by x. उसके बाद यहां पे मिलेगा 1 by x dx equal to dz by cross multiplying dx. तो जैसा कि हमने बोला था कि अगर log x को हम यहां पे सब्स्टिट्यूशन लेते हैं z, तो फिर हम 1 by x that is log x के डेरिवेटिव और dx को एक साथ करके dz के हिसाब से ले पाएंगे। यहां पे इसका कैलकुलेशन है। सो अब इसका सेकेंड पार्ट करते हैं, दैट मींस taking the integral from the x domain to the z domain. तो अब यहां पे हम उसको इस तरह से कर सकते हैं। ये इंटीग्रल i जो है वो अब इस तरह से बन जाएगा इंटीग्रल 1 by x into dx is equal to dz and log x को हमने लिया था as z, तो ये हो जाएगा 1 by log x to the power m हो जाएगा z to the power m and 1 by x dx हो जाएगा dz. So this is nothing but 1 by z to the power m means z to the power minus m dz. Again हम यहाँ पे वही रूल फॉलो करेंगे, इंटीग्रल x to the power n dx equal to x to the power n plus 1 by n plus 1. तो यहाँ पे हो जाएगा z to the power minus m plus 1 by minus m plus 1 plus an integration constant c. अब हम z को वापस से सब्स्टिट्यूट कर देंगे बैक टू log x. So log x टू द पावर, इसको हम अरेंज कर सकते हैं एज 1 माइनस m, पावर में भी और नीचे भी, प्लस एन इंटीग्रेशन कांस्टेंट c. नेक्स्ट प्रॉब्लम,
इंटीग्रल e टू द पावर tan इनवर्स x बाय 1 प्लस x स्क्वायर dx। यहां पे हम किसको z लेंगे? अगेन तो हमारा जो मेन यहां पे काम है वो है कि सही चॉइस करना कि हम किसको सब्स्टिट्यूशन में लेने वाले हैं। सो यहां पे हम tan इनवर्स x को चूज कर रहे हैं बिकॉज हम ये देख पा रहे हैं कि tan इनवर्स x का जो डेरिवेटिव है दैट इज 1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर वो ऑलरेडी यहां पे प्रेजेंट है, 1 प्लस x स्क्वायर इन द डिनोमिनेटर। तो ये देख करके हम tan इनवर्स x को चूज कर रहे हैं एज z। सो अगेन हमारे जो इनिशियल स्टेप्स है वो यहां पे कॉमन है, हम इसको z के हिसाब से चूज करके फिर डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। सो ddx ऑफ tan इनवर्स x इक्वल टू dz dx एंड नाउ इसको हम कंटिन्यू करते हैं। वी नो दैट ddx ऑफ tan इनवर्स x is 1 by 1 plus x square. So 1 by 1 plus x square and हम यहां पे dx को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं equal to dz. Now let's take the integral from the x domain to the z domain. तो यहां पे अब हमको मिलेगा I equal to integral, क्योंकि हमने tan इनवर्स x को z लिया था तो अब ये हो जाएगा e to the power z एंड उसी के साथ साथ 1 by 1 plus x square dx dz बन जाएगा। सो dx इंटू 1 by 1 plus x square ये हो गया dz, और वी कैन से दैट dx by 1 plus x square ये हो गया dz। नाउ दिस इज वेरी सिंपल, इंटीग्रल e to the power x dx is nothing but e to the power x itself। तो ये हो जाएगा e to the power z प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c एंड हम फिर से z को सब्स्टिट्यूट बैक कर देंगे तो tan इनवर्स x। So e to the power tan inverse x plus c. Now next question, integral tan to the power 4 root x sec square root x by root x dx। अब यहां पे आपको देख के ऐसा लग रहा होगा कि ये जो इंटीग्रल है ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, जिस तरह के एक्सप्रेशंस यहां पे दिए गए हैं, बट एक्चुअली ये काफी इजी है बिकॉज यहां पे भी हमको सिर्फ यही सोचना है कि कौन सा ऐसा फंक्शन हम ले सकते हैं एज z जिसका डिफरेंशियल या जिसका डेरिवेटिव हमको इस एक्सप्रेशन में मिल जाएगा। सो नाउ यहां पे हम लोग को मालूम है कि tan और sec इन्वॉल्व है एंड हम लोग को ये पता है कि tan x का डिफरेंशिएशन जो होता है ddx ऑफ tan x दैट इज sec squared x। ये यहां पे जो हम लोग को फंक्शंस दिए गए हैं उनके बीच में ये एक रिलेशन हम लोग को डिफरेंशिएशन के हिसाब से पता है। तो बेसिकली हम यही कर सकते हैं यहां पे कि हम tan x को ले लेते हैं एज z, बट क्योंकि यहां पे tan ऑफ रूट x है तो हम tan ऑफ रूट x को लेंगे एज z। सो लेट tan रूट x इक्वल टू z, अगेन डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स, ddx ऑफ tan रूट x इज इक्वल टू dz dx। अब यहां पे आपको डिफरेंशिएशन का चेन रूल अप्लाई करना होगा। अगर आपको डिफरेंशिएशन का चेन रूल नहीं याद हो या आपने पहले नहीं उसको पढ़ा हो तो फिर जरूर उसका वीडियो देख ले, डिफरेंशिएशन के प्लेलिस्ट में वो आपको मिल जाएगा एंड डिफरेंशिएशन के प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। सो ddx ऑफ tan root x इक्वल टू dz dx। नाउ tan का डिफरेंशिएशन होता है sec squared, वी नो दैट। सो ये हो जाएगा sec squared root x इनटू रूट x का भी डिफरेंशिएशन हमको फिर करना होगा। सो दिस वुड बी ddx ऑफ रूट x एंड इसी को बोलते हैं चेन रूल। सो दिस बिकम्स sec squared root x इनटू नाउ ddx ऑफ रूट x वी नो दैट इट इज 1 by 2 root x। इसको एक रेडीमेड फॉर्म के हिसाब से याद रखना बहुत यूजफुल होता है। अगर हम यहां पे इसको इवैल्यूएट करें, ddx ऑफ रूट x is nothing but ddx of x to the power half and that is equal to half x to the power half minus 1 because ddx of x to the power n का फॉर्मूला होता है n x to the power n minus 1 एंड यहां पे हमको फिर मिलेगा half x to the power minus half that is nothing but half into 1 by x to the power half which is nothing but half into 1 by root x that is 1 by 2 root x। So this is the way ddx of root x हमको मिलता है as 1 by 2 root x। तो इसको याद रखना बहुत यूजफुल है एज अ डायरेक्ट फॉर्म, और यहां पे हमने उसको अप्लाई कर दिया है एंड dx को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। सो दिस होल थिंग इज इक्वल टू dz।
sec square root x into 1 by 2 root x into dx equal to dz. So अब हम इंटीग्रल को शिफ्ट करना चाहेंगे from the x domain to the z domain. So I becomes, यहां पे हमको मिलेगा sec square root x by root x into dx. ये वाला पार्ट हमको यहां पे मिला है एंड हमारे पास कैलकुलेशन के हिसाब से आया है sec square root x into 1 by 2 root x into dx equal to dz. तो हम क्या करेंगे, नीचे एक 2 से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए ऑब्वियसली ऊपर भी एक 2 से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो इंटीग्रल 2 tan to the power 4 root x sec square root x dx divided by 2 root x. अब यहां पे ये 2 को हम बाहर निकाल सकते हैं बिकॉज इट इज मल्टीप्लाइड. कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाइड हो तो इंटीग्रेशन से बाहर निकल सकता है एंड sec square root x into dx by 2 root x, ये पूरा पार्ट हो जाएगा dz एंड यहां पे हमने tan of root x को z लिया है एंड tan of root x to the power 4 तब हो जाएगा z to the power 4. So this becomes z to the power 4 dz. Now this is easily solvable. हम लोग को मालूम है कि इंटीग्रल x to the power n dx का फॉर्मूला होता है x to the power n plus 1 by n plus 1. So ये हो जाएगा 2 into z to the power 4 plus 1 by 4 plus 1 plus c. So this is 2 into, now z is nothing but tan of root x and नीचे 5 आएगा. So 2 by 5 tan of root x to the power 5 plus c. This is the answer. तो इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे डिफिकल्ट लुकिंग इंटीग्रेशन प्रॉब्लम्स भी सब्स्टिट्यूशन के मेथड से काफी इजी हो जाते हैं. हम आगे जाकर के और भी प्रॉब्लम्स देखेंगे एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड के एप्लीकेशंस को भी कवर करेंगे इन फाइंडिंग द इंटीग्रल्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज लाइक tan x, sec x and cosec x. So इंटीग्रल tan x, इंटीग्रल sec x एंड इंटीग्रल cosec x जो हमको रेडिली डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला से अवेलेबल नहीं है, हम सब्स्टिट्यूशन के मेथड से यूज करके उसको निकालेंगे एंड साथ ही साथ हम सब्स्टिट्यूशन के कुछ और डिफिकल्ट लेवल प्रॉब्लम्स को भी देखेंगे. तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से tan x, sec x, cosec x एंड cot x जैसे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के इंटीग्रल्स निकालने की. हम लोग को ऑलरेडी ये मालूम है कि इंटीग्रल sin x जो है, इंटीग्रल sin x dx is equal to minus cos x plus c and integral cos x dx is equal to sin x plus c. तो बाकी के ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का इंटीग्रल निकालने के लिए हम लेंगे द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन. तो सबसे पहले बात करते हैं इंटीग्रल tan x की. सो इंटीग्रल tan x dx ये हमको किस तरह से मिलेगा, हम tan x को लिख देंगे एज sin x by cos x क्योंकि उसका फॉर्मूला है इंटीग्रल sin x by cos x dx. नाउ यहां पे हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे, हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे cos x का. सो वी विल टेक cos x एज z. सो लेट cos x इक्वल टू z. Then we differentiate on both sides with respect to x. So d dx of cos x is equal to dz dx. And we know that d dx of cos x is minus sin x. And we cross multiply dx. So minus sin x dx equal to dz. This means sin x dx, we can transfer the minus on that side. पूरे इक्वेशन को माइनस से या -1 से एक तरह से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, यहां पे माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और यहां माइनस आ जाएगा. So एक तरह से हम माइनस को ट्रांसफर कर रहे हैं फ्रॉम दिस साइड टू दैट साइड. सो sin x dx इक्वल टू माइनस dz. तो अब इस इंटीग्रल के सेकंड पार्ट पे आते हैं. जैसा कि हम यूजुअली करते हैं, अब हम x से z डोमेन में इंटीग्रल को लेके जाएंगे. सो नाउ I इक्वल टू इंटीग्रल ये हो जाएगा cos x को हमने z लिया है एंड sin x dx आया है माइनस dz. तो ये हो जाएगा इंटीग्रल माइनस dz डिवाइडेड बाय z. अब यहां पे माइनस साइन बाहर निकल जाएगा तो वी हैव माइनस इंटीग्रल dz बाय z. नाउ इंटीग्रल 1 बाय z dz वुड बी इक्वल टू log ऑफ mod z बिकॉज़ इंटीग्रल 1 बाय x dx log ऑफ mod x होता है. तो ये हो जाएगा माइनस log mod z. Now by default the base is e, बस उसको यहां पे मेंशन नहीं कर रहे, प्लस c that is the integration constant.
यहां पे हम जानते हैं कि z हमने cos x को लिया था, तो अब हम उसको फिर से रिप्लेस कर देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस लॉग मॉड cos x प्लस c। अब लॉग में एक रूल होता है कि जो नंबर सामने होता है हम उसको यहां पे पावर में ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा log ऑफ मॉड cos x टू द पावर माइनस 1 प्लस c। नाउ cos x टू द पावर माइनस 1 मतलब 1 बाय cos x, उसका मतलब sec x, तो यहां पे हमको मिलेगा log mod sec x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। दिस वुड बी द आंसर। नेक्स्ट हम निकालेंगे इंटीग्रल cot x dx। cot x का फॉर्मूला होता है cos x बाय sin x, तो हम इस तरह से यहां पे उसको लिखेंगे इंटीग्रल cos x बाय sin x dx। जैसे हमने पिछली बार किया था, यहां पे हम sin x को z लेंगे, पिछली बार हमने cos x को z लिया था क्योंकि वो डिनोमिनेटर में था, यहां पे हम sin x को z लेंगे। अब यहां पे हम sin x को लेंगे एज z, सो let sin x equal to z, differentiating on both sides, d dx of sin x equal to dz dx। We know that d dx of sin x is cos x, ये dx यहां क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, so cos x dx equal to dz। अब यहां पे नेक्स्ट पार्ट करेंगे हम, दैट इज टेकिंग द इंटीग्रल फ्रॉम द x डोमेन टू द z डोमेन। So now we have I equal to integral cos x dx के जगह हम लिख सकते हैं dz। sin x को लिया था हमने z, तो यहां पे z लिखेंगे नीचे। We know that 1 by x dx is log of mod x, तो यहां पे इंटीग्रल 1 by z dz होगा log of mod z, so ये हो जाएगा log mod z प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। नाउ z हमने लिया था sin x को, तो ये हो जाएगा log mod sin x प्लस c। दिस वुड बी द आंसर। तो दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे पार्शियल फ्रैक्शंस, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस। हम यहां पे पहले वो पॉलिनोमियल्स पकड़ेंगे जिसमें न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर से कम होता है, और फिर आगे जाकर के हम दिखाएंगे कि अगर न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर से इक्वल या बड़ा भी हो जाए तो कैसे हम उसको पार्शियल फ्रैक्शंस के फॉर्म में ला करके सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला प्रॉब्लम हम लेते हैं। सो द फर्स्ट थिंग इज कि हमें किस तरह के क्वेश्चंस में इंटीग्रेशन में पार्शियल फ्रैक्शंस यूज करना चाहिए। तो सबसे पहली चीज ये है कि यहां पे जब भी हमें ऐसा एक्सप्रेशन मिलेगा जिसमें न्यूमरेटर में कोई पॉलिनोमियल होगा एंड डिनोमिनेटर में भी कुछ पॉलिनोमियल्स का मल्टीप्लिकेशन होगा, तब हमें पार्शियल फ्रैक्शंस यूज करना चाहिए। जैसे कि हमारा फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं इंटीग्रल 1 by x plus 1 into x plus 2 dx। न्यूमरेटर में हमारे पास कोई पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं है, लेकिन डिनोमिनेटर में हमारे पास दो लीनियर पॉलिनोमियल्स मल्टीप्लिकेशन में है, दैट इज x plus 1 into x plus 2। पार्शियल फ्रैक्शंस में हमें हमेशा हर क्वेश्चन में एक्सप्रेशन को इस तरह के फ्रैक्शंस में स्प्लिट करना होगा जिसमें हर एक फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में हमारे पास एक वो पॉलिनोमियल हो जो ओरिजिनल एक्सप्रेशन के डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाइड है। जैसे कि यहां पे x plus 1 into x plus 2 मल्टीप्लाइड है, तो इस एक्सप्रेशन को हमें इस तरह के दो फ्रैक्शंस में स्प्लिट करना होगा जिसमें एक के डिनोमिनेटर में ये x plus 1 वाला एक्सप्रेशन आएगा और दूसरे के डिनोमिनेटर में ये x plus 2 वाला एक्सप्रेशन आएगा। तो इसीलिए सबसे पहला स्टेप मेरा ये है कि 1 by x plus 1 into x plus 2 को मैंने पार्शियल फ्रैक्शंस के फॉर्म में लिखा है। सो ये दो फ्रैक्शंस को ऐड करके हमको ये एक्सप्रेशन मिलना चाहिए। एक फ्रैक्शन है a by x plus 1, डिनोमिनेटर में x plus 1, एंड ये a जो है दैट इज अ कांस्टेंट, मतलब कोई भी नंबर, प्लस b by x plus 2 where x plus 2 is the other polynomial and b जो है वो और एक कांस्टेंट है। सो अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, दैट इज टू मल्टीप्लाई द होल इक्वेशन विद दिस डिनोमिनेटर। ये जो पूरा का पूरा हमारा डिनोमिनेटर का एक्सप्रेशन है, इसे हम पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे ऑन बोथ साइड्स। तो यहां पे हम वो करते हैं, सो 1 by x plus 1 into x plus 2 into x plus 1 into x plus 2 equal to a by x plus 1 into x plus 1 into x plus 2 plus b by x plus 2 into x plus 1 into x plus 2। सो यहां पे आप देख पा रहे हैं कि ये एक्सप्रेशन पूरी तरह से कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां पे x plus 1 कैंसिल आउट, x plus 2 कैंसिल आउट। इसके बाद हमारे पास जो रह गया वो है 1 equal to a into x plus 2 plus b into x plus 1। अब इस इक्वेशन को यूज करके हम a और b का वैल्यू निकालेंगे।
उसके लिए सबसे पहले हम पुट करेंगे x इक्वल टू -2। ऐसा मैंने क्यों किया? ऐसा मैंने इसलिए किया बिकॉज x इक्वल टू -2 पुट करने से यहां पे -2 + 2 0 हो जाएगा, a इंटू 0 0 हो जाएगा, तो रह जाएगा सिर्फ b वाला टर्म, एंड तब हमको इक्वेशन से b का वैल्यू मिल जाएगा। सो यहां पे हमको अब मिलेगा 1 इक्वल टू a इंटू -2 + 2 प्लस b इंटू -2 + 1। So this means 1 is equal to -2 + 2 0, so 0 into a becomes 0, -2 + 1 is -1 into b, that is -b। So इससे फिर हमको मिलता है b equal to -1, इस माइनस को यहां ट्रांसफर करके। So b का वैल्यू हमारे पास आया -1। उसी तरह से हम b के टर्म को हटाने के लिए x के जगह -1 पुट करेंगे, तो x के जगह -1 पुट करने से -1 + 1 यहां पे 0 हो जाएगा, 0 into b 0 हो जाएगा, b वाला टर्म एलिमिनेट हो जाएगा, और फिर हमारे पास इक्वेशन में सिर्फ a वाला टर्म रह जाएगा जिससे हम a का वैल्यू निकालेंगे। सो पुटिंग x इक्वल टू -1, 1 is equal to a into -1 + 2 प्लस b into -1 + 1। सो अब यहां पे हमको मिलेगा 1 is equal to a into 2 - 1 that is 1 प्लस b into -1 + 1 that is 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो a का वैल्यू हमको मिल गया 1। सो a का वैल्यू मिल गया 1 एंड b का वैल्यू मिल गया -1। यही हमारा ऑब्जेक्टिव है। अब a और b के वैल्यू को यहां पे पुट करके हम इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करेंगे। सो हमको मिला था a का वैल्यू 1 एंड b का वैल्यू -1। अब हमने इस एक्सप्रेशन को इस तरह से लिख दिया है 1/x + 1, a का वैल्यू 1 पुट करके, एंड क्योंकि b का वैल्यू -1 था, सो प्लस इंटू माइनस -1/x + 2। अब हम इंटीग्रेशन पे ध्यान देते हैं, तो इंटीग्रेट इस एक्सप्रेशन को अब हम करेंगे, एंड यहां पे इंटीग्रल 1/x + 1 into x + 2 dx लिख करके 1/x + 1 into x + 2 का ये वैल्यू हम यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो वी हैव इंटीग्रल 1/x + 1 - 1/x + 2 dx। सब्ट्रैक्शन में इंटीग्रेशन को अलग कर सकते हैं, तो इसलिए यहां पे हमको मिलेगा इंटीग्रल 1/x + 1 dx माइनस इंटीग्रल 1/x + 2 dx। नाउ साइड में यहां पे हमने एक वर्किंग करके रखा है। अगर हम इंटीग्रल 1/x + a dx का वर्किंग करते हैं यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ सब्स्टिट्यूशन, सपोज हम x + a को z लेते हैं और इस इक्वेशन को हम दोनों साइड से डिफरेंशिएट करेंगे। सो ddx ऑफ x + a आ जाएगा dz dx, दैट मींस ddx ऑफ z। ddx ऑफ x 1 होता है, ddx ऑफ a बिकॉज़ इट इज अ कांस्टेंट 0 होगा, तो यहां पे आ जाएगा 1 is equal to dz/dx, तो हमको अल्टीमेटली मिलेगा dx is equal to dz। उसके बाद हम जैसा कि सब्स्टिट्यूशन में करते हैं, इंटीग्रल को x डोमेन से z डोमेन में ले जाएंगे। x + a को मैंने z लिया था, तो इसलिए यहां पे मिल जाएगा 1/z, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल dx/x + a से इंटीग्रल dz/z, बिकॉज dx is equal to dz, तो dx की जगह dz लगा देंगे एंड x + a की जगह पे z। Now we know that integral 1/x dx is log mod x, so integral 1/z dz would be log mod z plus c। z मैंने लिया था x + a को, तो वापस वो सब्स्टिट्यूशन करके मुझे मिलेगा log of mod x + a plus c। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी लीनियर एक्सप्रेशन अगर डिनोमिनेटर में होगा और न्यूमरेटर में 1 होगा, तो हम अगर उसको इंटीग्रेट करेंगे, जैसे कि ये इंटीग्रल 1/x + a dx, तो हमको log mod वही एक्सप्रेशन log के अंदर मिलेगा प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। सो इंटीग्रल 1/x + a dx is log mod x + a plus c, a का वैल्यू चाहे कुछ भी हो। तो दिस इज द स्टैंडर्ड टेम्पलेट फॉर एनी लीनियर एक्सप्रेशन। अगर कोई भी लीनियर एक्सप्रेशन डिनोमिनेटर में होगा और न्यूमरेटर 1 होगा, तो हमारा रिजल्ट इस तरह से आएगा। इसी स्टैंडर्ड टेम्पलेट को यहां पे हम यूज करेंगे। सो इंटीग्रल 1/x + 1 dx ये हो जाएगा log mod x + 1 माइनस इंटीग्रल 1/x + 2 dx ये हो जाएगा log mod x + 2, और एक ओवरऑल इंटीग्रेशन कांस्टेंट यहां पे हम दे देंगे प्लस c। नाउ log का एक फॉर्मूला होता है log a - log b is equal to log of a/b, तो यहां पे हम उस फॉर्मूला को यूज करके इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं एक और स्टेप। तो यहां पे हमको मिलेगा log ओवरऑल mod x + 1/x + 2 प्लस c। दिस इज आवर फाइनल आंसर। अब आते हैं हमारे अगले प्रॉब्लम में। इंटीग्रल 2x + 1/4 - 3x - x² dx। न्यूमरेटर में हमारे पास एक लीनियर एक्सप्रेशन है, उसमें x का हाईएस्ट पावर 1 है, तो दिस इज अ डिग्री 1 एक्सप्रेशन, एंड डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है जिसमें x का हाईएस्ट पावर 2 होता है,
यहां पे भी वही है, तो डिग्री 2 एक्सप्रेशन है। सो इस क्वेश्चन में भी हमारे पास एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर से कम है। तो जिस तरह से हम पहले वाले प्रॉब्लम में प्रोसीड कर रहे थे, यहां पे भी हम वैसे ही प्रोसीड करेंगे। उससे पहले हमें यह देखना होगा कि जो डिनोमिनेटर है उसको फैक्टराइज कैसे करना है। सो यहां पे हम उसको इस तरह से लिखेंगे, इंटीग्रल 2x + 1 डिवाइडेड बाय, यहां पे हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं -x² - 3x + 4 क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में। उसके बाद इसको ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रल 2x + 1 डिवाइडेड बाय -x² - 4x + x + 4 dx। सो -3x को मैंने ब्रेकअप किया इनटू -4x + x। ये हम मिड टर्म ब्रेक कर रहे हैं, जैसे हम लोग नॉर्मली क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज करने के लिए करते हैं। तो यहां पे मुझे ऐसे दो टर्म्स चाहिए थे जिनका प्रोडक्ट आएगा -1 × +4 दैट इज -4, एंड सम या डिफरेंस करने से आना चाहिए -3। तो इसलिए मैंने लिया -4 एंड +1, दैट इज व्हाई -3x को मैंने ब्रेकअप किया इनटू -4x + x। इसके बाद हम यहाँ पे जिस तरह से फैक्टराइजेशन में प्रोसीड करते हैं हम उसी तरह से करेंगे। सो इंटीग्रल 2x + 1 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा -x, यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास ब्रैकेट में आ जाएगा x + 4, यहाँ पे +1 × x + 4, इस तरह से इसको लिख देंगे। तो अल्टीमेटली वी हैव इंटीग्रल 2x + 1 डिवाइडेड बाय -x + 1 × x + 4 dx। सो इस फॉर्म में हमें प्रॉब्लम को लाना पहले जरूरी है, बिकॉज इसके बाद हम पार्शियल फ्रैक्शंस में प्रोसीड कर सकते हैं जब हमको ये मालूम है कि जो इंडिविजुअल लीनियर फैक्टर्स है वो क्या है डिनोमिनेटर में। अब हमने इस एक्सप्रेशन को इस तरह से लिख दिया है, 2x + 1 डिवाइडेड बाय -x + 1 को मैंने लिख दिया एज 1 - x × x + 4। तो इसका मतलब है हमें इस एक्सप्रेशन को पार्शियल फ्रैक्शंस में डिवाइड करना होगा। सो लेट 2x + 1 बाय 1 - x × x + 4, एंड जैसा कि मैंने कहा कि जब हमारे न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर से कम होगा तब हमेशा हम उसी तरह से प्रोसीड करेंगे जैसे पिछले वाले सब में किया था, दैट इज a constant a divided by one of the factors, suppose 1 - x, plus or a constant b divided by the other factor, that is x + 4. Again the steps are the same। अब हम इस एक्सप्रेशन से यानी कि डिनोमिनेटर का जो एक्सप्रेशन है उससे पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे। सो वी हैव 2x + 1 by 1 - x × x + 4 into 1 - x × x + 4 equal to a by 1 - x into 1 - x × x + 4 plus b by x + 4 into 1 - x × x + 4, getting cancelled out। जो कैंसिल आउट हो जाएगा हम उसको कैंसिल आउट कर देंगे। तो अब हमारे पास जो इक्वेशन है वो है 2x + 1 is equal to a × x + 4 plus b × x plus b into 1 - x। This is the equation we have। तो यहां पे जैसा कि मैंने पिछले बार किया था, x को -4 पुट करते हैं एक बार, तो यहां पे भी x की जगह पे -4 हमको पुट करना होगा। सो 2 × -4 that is -8 plus 1 that is -7 equal to a into -4 plus 4 plus b into 1 minus -4। Now -4 into +4 is 0, तो 0 into a ये 0 हो जाएगा, एलिमिनेट, एंड 1 minus -4 माइनस into माइनस प्लस 1 + 4 5, so ये हो जाएगा 5b। so -7 equal to 5b, और ये 5 नीचे आ जाएगा। so this means that b is equal to -7 by 5। this is how we get the value of b। to get the value of a हमको b को एलिमिनेट करना होगा, सो x के जगह पे 1 पुट कर देते हैं, सो दैट 1 - 1 becomes 0। या हमको मिलेगा 2 × 1 + 1 is equal to a × 1 + 4 plus b × 1 - 1। नाउ ये पार्ट 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5a, एंड यहां पे हमको मिलेगा 3। so 3 is equal to 5a, which means a is equal to 3 by 5। so यहां हमको मिला 3 by 5 divided by 1 - x
माइनस 7/5 डिवाइडेड बाई x प्लस 4, क्योंकि यहाँ पे प्लस साइन है और b का वैल्यू माइनस 7/5 है, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, इसलिए मैंने ओवरऑल माइनस साइन दे दिया। सो नाउ लेट्स प्रोसीड विद दिस इंटीग्रल। अब यहाँ पे हम इस एक्सप्रेशन की जगह पे ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल 3/5 by 1 minus x minus 7/5 by x plus 4 dx। हम इसको अलग अलग कर देंगे। इंटीग्रल 3/5 by 1 minus x dx माइनस इंटीग्रल 7/5 by x plus 4 dx। So 3/5 integral 1 by 1 minus x dx minus 7/5 integral 1 by x plus 4 dx. Now this is nothing but 3/5 log mod 1 minus x minus 7/5 log mod x plus 4 plus integration constant c. This is our answer. तो अब आते हैं हमारे नेक्स्ट प्रॉब्लम में, that is integral 3x minus 2 divided by x plus 1 whole square into x plus 3। ये प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज यहाँ पे हम दिखाएंगे कि किस तरह से अगर एक फैक्टर के ऊपर वन ऑफ द फैक्टर्स जो डिनोमिनेटर में है, वन ऑफ द लीनियर एक्सप्रेशंस जो डिनोमिनेटर में है, उनके ऊपर अगर कोई पावर रहेगा तब किस तरह से, दैट मींस वो फैक्टर अगर रिपीटेड रहेगा तब किस तरह से हम उसको पार्शियल फ्रैक्शंस में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे जो टेक्निक है वो ये है कि सो लेट दिस एक्सप्रेशन इक्वल टू, हम इसको इस तरह से डिवाइड करेंगे। फर्स्ट वन कांस्टेंट a डिवाइडेड बाय x प्लस 1, दैट मींस ये फैक्टर जिसके ऊपर स्क्वायर है वो अकेला। उसके बाद नेक्स्ट अनदर कांस्टेंट b डिवाइडेड बाय, अब यहां पे हम इस फैक्टर को विद द पावर दैट मींस विद द स्क्वायर यहां पे हम लेंगे। उसके बाद प्लस c डिवाइडेड बाय द अदर लीनियर फैक्टर दैट इज x प्लस 3। तो इस तरह से हम यहां पे पार्शियल फ्रैक्शंस में इसको डिवाइड करेंगे। उसके बाद जैसा कि हम पहले करते आए हैं, इस पूरे डिनोमिनेटर के साथ पूरे इस एक्सप्रेशन को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरे इक्वेशन को। सो वी हैव 3x minus 2 divided by x plus 1 whole square into x plus 3 into x plus 1 whole square into x plus 3 equal to a by x plus 1 into x plus 1 whole square into x plus 3 plus b by x plus 1 whole square into x plus 1 whole square into x plus 3 plus c by x plus 3 into x plus 1 whole square into x plus 3। So यहां पे हमको अब मिलेगा, ये सब कैंसिलेशंस करने के बाद x plus 1 और x plus 1 whole square यहां पे कैंसिल हो जाएगा, तो 8x plus 1 रह जाएगा। यहां पे ये पूरी तरह से कैंसिल आउट हो जाएंगे ये एक्सप्रेशंस। So now what do we get? 3x minus 2 equal to a into x plus 1 into x plus 3 plus b into x plus 3 plus c into x plus 1 whole square. So now we have 3x minus 2 equal to a into x plus 1 into x plus 3 plus b into x plus 3 plus c into x plus 1 whole square. अब यहाँ पे हम ऑब्वियसली x का डिफरेंट वैल्यूज को पुट करके a, b और c का वैल्यू निकालने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम a को पुट करते हैं, सबसे पहले हम x को पुट करते हैं -1। सो x को -1 पुट करने से हमारा a एलिमिनेट हो जाएगा बिकॉज -1 + 1 0 हो जाएगा, एंड यहां पे c भी एलिमिनेट हो जाएगा बिकॉज -1 + 1 0 हो जाएगा। सो नाउ पुटिंग x = -1, अगर x = -1 पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा 3 × -1 -2 = -1 + 1 ये 0 हो जाएगा, एंड a × 0 तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, -1 + 1 यहां पर भी 0 हो जाएगा। सो c × 0² दैट इज 0, ये पूरा टर्म भी 0 हो जाएगा। सो दिस विल गेट एलिमिनेटेड, बस ये वाला टर्म बचेगा b ब्रैकेट के अंदर -1 + 3। सो वी हैव b × -1 + 3, तो ये हो जाएगा 3 × -1 दैट इज -3 -2 दैट इज -5 इज इक्वल टू b × 3 - 1 दैट इज 2। सो ये हो जाएगा 2b। तो हम लोग को मिलेगा -5/2 equal to b, that is b is equal to -5/2. Now let's put x is equal to -3. x equal to -3 पुट करने से अगेन
ये वाला टर्म एलिमिनेट हो जाएगा बिकॉज यहाँ -3 + 3 0 हो जाएगा, सो 0 into दिस होल थिंग विल बी 0, तो ये पूरा टर्म गया। -3 + 3 यहां पर भी 0 हो जाएगा, सो b into 0 अगेन ये पूरा टर्म भी गया। सिर्फ हमारे पास बचा रहेगा c वाला टर्म, तो यहां पे हमको मिलेगा 3 into x के जगह पे -3 -2 इक्वल टू c into -3 + 1 स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करके हमको मिल रहा है -11/4 इक्वल टू c। अब यहां पे हमारे पास जो बचा रह गया है वो है a का वैल्यू निकालना हमारे पास बचा हुआ है, b का वैल्यू और c का वैल्यू हमको मिल चुका है। अगर हम x इक्वल टू -1 या -3 पुट कर रहे हैं तो दोनों केस में हमको दिख रहा है कि a वाला टर्म जो है वो एलिमिनेट हो जा रहा है। सो इन दैट केस फिर हम क्या पुट करें जिससे कि a का वैल्यू हमको मिल जाए, तो उसके लिए हम x का कोई भी और वैल्यू पुट कर सकते हैं। आई वुड प्रेफर 0 बिकॉज उससे चीजें सिंप्लीफाई हो जाएंगी। सो लेट्स पुट x इक्वल टू 0। पुटिंग x इक्वल टू 0, तो यहां पे हमको मिलेगा 3 into 0 -2, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास सिर्फ -2 ही रह जाएगा। यहां पे हमको मिलेगा a into 0 + 1 दैट इज 1 into 0 + 3 दैट इज 3, सो 1 into 3 3, तो यहां पे हमको मिलेगा 3a प्लस, अब b का वैल्यू हम यहां से पुट कर देंगे, हमारे पास है -5/2, सो -5/2 into, उसके बाद यहां पे 0 + 3 दैट इज 3, तो ये 3 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस c का वैल्यू हमारे पास है -11/4, सो -11/4 एंड यहां पे x इक्वल टू 0 पुट करने से 0 + 1 1 एंड 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, तो वहां पे हम कुछ नहीं भी लिखे तो चलेगा बिकॉज वो 1 से ही मल्टीप्लाई हो रहा है। इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमको a का वैल्यू मिल जाएगा, तो यहां पे हम सिंपली ये सारे टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं, सो -2 एंड यहां पे हमको मिल जाएगा -15/2, इसको इस तरफ ले आते हैं, सो ये हो जाएगा +15/2, -11/4 प्लस इंटू माइनस माइनस -11/4, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे तो हो जाएगा +11/4 इक्वल टू 3a, so we get a is equal to 11/4। so now we will put the values of a, b and c, a, b और c का वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करेंगे इस इक्वेशन में एंड इंटीग्रेट करेंगे। so now what do we have, 3x minus 2/x plus 1 whole square into x plus 3 equal to 11/4 divided by x plus 1 -5/2 divided by x plus 1 whole square -11/4 divided by x plus 3। अब हम यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करेंगे, सो ये बन जाएगा, सो नाउ इस एक्सप्रेशन की जगह हम ये सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो वी वुड गेट इंटीग्रल 11/4 by x plus 1 dx। नाउ वी नो दैट माइनस साइन की वजह से ये टर्म्स अलग हो जाएंगे इंटीग्रल्स में, सो हम पहले से ही अलग कर देते हैं। सो इंटीग्रल 11/4 divided by x plus 1 dx माइनस इंटीग्रल 5/2 divided by x plus 1 whole square dx minus integral 11/4 divided by x plus 3 dx। So the constants will get out. So what do we get? 11/4 integral 1 by x plus 1 dx minus 5/2 integral 1 by x plus 1 whole square dx minus 11/4 integral 1 by x plus 3 dx। So we know that integral 1 by x plus a dx जैसा मैंने पहले दिखाया था, that is nothing but log of x plus a। यहां पे हमारे पास है integral 1 by x square dx। Now if we deal with this separately for once, so integral 1 by x square dx, that is nothing but integral x to the power -2 dx, and that is equal to x to the power -2 plus 1 by -2 plus 1 plus c, and this is because integral x to the power n dx का फॉर्मूला था x to the power n plus 1 by n plus 1। so ये फॉर्मूला यहाँ पे फॉलो होगा, जो x स्क्वायर के लिए होगा वही x plus 1 होल स्क्वायर के लिए भी होगा, इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से दिखा सकते हैं। सो यहाँ पे हम लोग को अल्टीमेटली मिलेगा 11/4 log mod x plus 1 minus 5/2 x plus 1 to the power -2 plus 1 by -2 plus 1 minus 11/4 log mod x plus 3 plus c। यहां पे -2 plus 1 को हम डिसॉल्व करके -1 लिख सकते हैं। सो दिस इज द आंसर। यहां पे हम फर्दर सिंपलीफाई करके ये माइनस को प्लस भी कर सकते हैं इफ यू वांट, एंड ये x plus 1 to the power -1 को 1 by x plus 1 करके भी लिखा जा सकता है। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, इंटीग्रल x square plus x plus 1 by x square plus 1 into x plus 2 dx। यहां पे भी हम देख पा रहे हैं कि न्यूमरेटर का जो डिग्री है दैट इज 2 एंड डिनोमिनेटर को अगर मल्टीप्लाई आउट करेंगे तो x square into x क्यूब वाला टर्म आएगा, इसलिए डिनोमिनेटर का डिग्री है 3। तो इस केस में भी न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से कम है, तो हम जिस तरह से कर रहे थे उसी तरह से प्रोसीड कर सकते हैं।
बस यहां डिफरेंस ये है कि डिनोमिनेटर में एक लीनियर फैक्टर है हमारे पास, एक लीनियर पॉलिनोमियल, और उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, एंड दैट टू अ पॉलिनोमियल व्हिच कैन नॉट बी फैक्टराइज्ड फर्दर। ये x² + 1 को हम फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते। तो यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है पिछले वाले सम्स जो अभी तक हमने किए उससे, और यहां पे थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच लगेगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको लिखना पड़ेगा लेट x² + x + 1 डिवाइडेड बाय x² + 1 इंटू x + 2 इक्वल टू, तो जब हम यहां पे x² + 1 को डिनोमिनेटर में लिखेंगे, बिकॉज दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसको फर्दर हम लीनियर फैक्टर्स में नहीं तोड़ पा रहे हैं, तो यहां पे इसके ऊपर एक लीनियर एक्सप्रेशन हमको लिखना होगा ऑफ द फॉर्म ax + b। दिस इज जनरल फॉर्म ऑफ अ लीनियर एक्सप्रेशन। प्लस x + 2 के लिए हम सिंपली जिस तरह से पहले करते थे, a single constant c divided by x + 2। अगेन पहले की तरह हम यहां पे डिनोमिनेटर से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई आउट करेंगे, तो हमको मिलेगा x² + x + 1। अब यहां पे ऑब्वियसली इस डिनोमिनेटर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कट जाएगा जैसा कि पिछले सम्स में होता रहा है, एंड यहां पे हमको मिलेगा ax + b इंटू x² + 1 इंटू x + 2 से इसको मल्टीप्लाई करने से x² + 1 x² + 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां पे बच जाएगा x + 2 प्लस c इंटू x² + 1 इंटू x + 2 से इसको मल्टीप्लाई करने से x + 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बच जाएगा x² + 1। अब अगेन यहां पे हमको x का वैल्यूज को पुट करके a, b और c का वैल्यूज निकालना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स पुट x = -2। नाउ x = -2 पुट करने से यहां पे हमको -2 + -2 ये पूरा 0 हो जाएगा, 0 मिल जाएगा। सो ये 0 इंटू ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, रह जाएगा c वाला टर्म और उससे हमको c का वैल्यू मिल जाएगा। सो x² + x + 1 उसकी जगह -2 पुट करने से -2² प्लस -2 + 1 इक्वल टू, यहां पे आपको मिलेगा c इंटू -2² + 1, c = 3/5। इसके बाद हम x की जगह 0 पुट करते हैं, बिकॉज x की जगह 0 पुट करने से a इंटू 0 हो जाएगा, सो a विल गेट एलिमिनेटेड, और हमको c का वैल्यू हमारे पास है तो b का वैल्यू मिल जाएगा। सो यहां पे हमको मिलेगा 0² + 0 + 1, ये भी 0 ये भी 0, तो अल्टीमेटली यहां पे सिर्फ बचा 1 इक्वल टू a इंटू 0 0 हो गया, b इंटू 0 + 2 दैट इज 2, सो 2b प्लस c का वैल्यू हमको मिला 3/5, सो c का वैल्यू हम पुट कर देंगे 3/5 इंटू x के जगह पे 0 पुट करने से 0² + 1 दैट इज 0 + 1 1, सो c इंटू 1, तो 3/5 इंटू 1 3/5 ही रहेगा। सो b = we got 1/5। नाउ a का वैल्यू हमको निकालना है, सो x की जगह हम और कुछ भी पुट करके a का वैल्यू को निकाल सकते हैं, बिकॉज अब हमारे पास b और c दोनों का वैल्यू आ गया है, सो वी कैन सॉल्व दिस इक्वेशन। सो पुटिंग x = 1, हम और कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, मेरा चॉइस 1 है, सो 1² + 1 + 1, 1² इज आल्सो 1, सो 1 + 1 + 1 यहां पे हमको मिलेगा 3 इक्वल टू, x की जगह पे 1 पुट करने से यहां पे हमको मिलेगा a इंटू 1 दैट इज a प्लस b, सो यहां पे हमको मिलेगा a प्लस b का वैल्यू मेरे पास आया 1/5, तो हम पुट कर देंगे 1/5 इंटू, यहां पे x की जगह 1 पुट करने से हमको मिलेगा 1 + 2 इज 3 प्लस c का वैल्यू हमारे पास था 3/5, सो 3/5 इंटू x² + 1, this would be 1² + 1 1 + 1 2, so a का वैल्यू जो है दैट इज 2/5, so a = 2/5। so now we have x² + x + 1 by x² + 1 into x + 2 equal to 2/5x plus 1/5 divided by x² + 1 plus 3/5 by x + 2। now we can integrate this। अब यहां पे हमको मिलेगा this is equal to, और इस एक्सप्रेशन की जगह पे हम ये लगा देंगे, so we have integral, and because प्लस साइन है तो इंटीग्रल्स पहले हम अलग अलग कर सकते हैं, 2/5x plus 1/5 divided by x² + 1
dx प्लस इंटीग्रल 3/5 बाई एक्स प्लस 2 dx। तो यहां हम इन टर्म्स को अलग अलग कर देंगे। यहाँ पे इस इंटीग्रल में भी एक प्लस साइन है यहाँ पे, तो हम अलग अलग कर सकते हैं। सो वी हैव इंटीग्रल एंड 2/5 इज अ कांस्टेंट, तो बाहर आ जाएगा 2/5 इंटीग्रल x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस 1/5 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। सो वी हैव इंटीग्रल 1/5 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। 1/5 इज अ कांस्टेंट, उसको बाहर लिख देते हैं dx प्लस 3/5 बाहर आ जाएगा। सो 3/5 इंटीग्रल 1/x प्लस 2 dx। सो नाउ वी हैव दिस। अब ये तीनों इंटीग्रल्स को अगर हम सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। लास्ट वाला जो इंटीग्रल है हमको पता है इंटीग्रल 1/x प्लस 2 dx, तो ये हो जाएगा log ऑफ x प्लस 2। तो इसका तो क्लियरली हमको रिजल्ट मालूम है, ये हो जाएगा 3/5 log mod x प्लस 2। यहां पे 1/x स्क्वायर प्लस 1। नाउ 1/1 प्लस x स्क्वायर ये होता है tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन। सो इंटीग्रल 1/1 प्लस x स्क्वायर या 1/x स्क्वायर प्लस 1 dx, दैट वुड बी tan इनवर्स x। सो दिस इज 1/5 tan इनवर्स x। इस इंटीग्रल में हमको थोड़ा सा वर्किंग करना पड़ेगा। यहां पे हमारे पास है इंटीग्रल x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। हम इसको सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करेंगे। सो लेट z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, differentiating on both sides with respect to x. So dz dx equal to d dx of x square, that is 2x, plus d dx of 1 is 0. तो यहां पे हम लोग को मिल जाएगा dz is equal to 2x dx। so ये इंटीग्रल बन जाएगा इंटीग्रल। अब ये 2 जो है इसको हम अंदर लेकर के x के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। so 2x dx ये बन जाएगा dz और यहां पे रह जाएगा बाहर 1/5 इंटीग्रल dz डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हमने लिया था z। सो ये बन जाएगा 1/5 log mod z, और z को हमने लिया था, z हमने किसको लिया था, एक्स स्क्वायर प्लस 1। सो 1/5 log mod एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये यहां पे हमारा आंसर आएगा। सो द फाइनल आंसर इज 1/5 log mod एक्स स्क्वायर प्लस 1 plus 1/5 tan inverse x plus 3/5 log mod x plus 2 plus integration constant c। Let's come to the next one। यहां पे हमारे पास है इंटीग्रल x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 dx। न्यूमरेटर का डिग्री भी 2 है और डिनोमिनेटर का डिग्री भी 2 है। तो ये पहला केस है जहां पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिग्री सेम है, इक्वल है। इस केस में हम लोग को क्या करना चाहिए, हम लोग को न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से पहले लॉन्ग डिवीजन करके उसको डिवीजन एल्गोरिथम के फॉर्म में निकाल लेना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को डिवाइड करेंगे बाय एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। सो यहां पे सबसे पहले ऑब्वियसली हमारा जो क्वोशिएंट होगा 1 होगा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। यहां पे बैठेगा एक्स स्क्वायर, नंबर के नीचे हम नंबर को बैठाएंगे, सो प्लस 6 को यहां लिख देंगे और माइनस 5x को यहां लिख देंगे। उसके बाद जैसा कि हमारा रूल है, नीचे वाले एक्सप्रेशन के हर एक टर्म का साइन चेंज होगा बिकॉज वो ऊपर वाले एक्सप्रेशन से सब्ट्रैक्ट हो रहा है। सो यहां पे हमको मिलेगा प्लस से हो जाएगा माइनस, इसका साइन भी प्लस से माइनस और इसका साइन माइनस से प्लस। एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर विल गेट कैंसिल्ड आउट। 1 और माइनस 6, 1 माइनस 6 ये हो जाएगा माइनस 5 और यहां पे हो जाएगा प्लस 5x। दिस वुड बी द रिमाइंडर। तो यहां पे हमको क्या मिला, हमको ये मिला कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो है दैट इज द डिविडेंड जो डिवाइड हो रहा है, दैट इज इक्वल टू द डिवाइजर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इनटू द क्वोशिएंट दैट इज 1 प्लस रिमाइंडर माइनस 5 प्लस 5x। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, इसी को हम लोग बोलते हैं डिवीजन एल्गोरिथम। तो अब इसी फॉर्म में हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 1 को यहां पे लिख देंगे। तो यहां पे हमको मिलेगा इंटीग्रल एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इंटू 1, तो वो वैसे ही रहेगा, प्लस इसको हम इस तरह से लिख देंगे 5x माइनस 5
डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 dx। ये इंटीग्रल हमको इस फॉर्म में मिलेगा। अब हम इसको अलग अलग कर देंगे। दिस वुड बी इंटीग्रल एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 dx प्लस इंटीग्रल 5x माइनस 5 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 dx। अब इन दोनों इंटीग्रल्स को हमें अलग से सॉल्व करना होगा एंड यू गेट द आंसर। सो दिस इज व्हाट वी हैव। अब इन दोनों इंटीग्रल्स को अगर सॉल्व करेंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा। फर्स्ट इंटीग्रल में हम देख पा रहे हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एग्जैक्टली सेम है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। वी वुड गेट इंटीग्रल dx दैट वुड बी इक्वल टू नथिंग बट x। एंड यहां पे इस इंटीग्रल में हमको इसको पार्शियल फ्रैक्शंस को यूज करके सॉल्व करना होगा। नाउ दिस कैन बी रिटन एज 5 इंटीग्रल x माइनस 1 डिवाइडेड बाय, क्योंकि यहां से हमने 5 को कॉमन ले लिया, सो 5 into x माइनस 1, 5 बाहर निकल गया, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को हम फैक्टराइज कर सकते हैं बिकॉज यहां पे हमने मिडिल टर्म ब्रेक करना मेरे लिए पॉसिबल है अगर हम 5 को 2 और 3 में स्प्लिट कर दें। सो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 dx। सो दिस वुड बी नथिंग बट 5 इंटीग्रल x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x into x माइनस 2 minus 3 into x minus 2 dx, which is equal to 5 integral x minus 1 divided by x minus 2 into x minus 3 dx। So जैसे टिपिकली हमने पहले पार्शियल फ्रैक्शंस को लेकर के सॉल्व किया है, इसको भी हमको पार्शियल फ्रैक्शंस के फॉर्म में लेकर के अभी सॉल्व करना होगा। सो यहां पे मैंने इसको पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करके रखा है जिस तरह से हमने पहले सॉल्व किया है। So x minus 1 into x minus 2 into x minus 3 इसको हमने ले लिया है as a by x minus 2 plus b by x minus 3 let's say। तो यहाँ पे उसके बाद x minus 2 into x minus 3 से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके हमको मिला x minus 1 is equal to a into x minus 3 plus b into x minus 2। उसके बाद x equal to 3 पुट करके हमको b का वैल्यू मिला, x equal to 2 इक्वेशन में पुट करके हमको a का वैल्यू मिला, a और b के वैल्यू को पुट करके हमने इंटीग्रेशन किया। इस एक्सप्रेशन की जगह a और b का वैल्यू को पुट करके हमने इसको सब्स्टिट्यूट किया यहाँ पे एंड इंटीग्रेशन अलग अलग करके इसका रिजल्ट निकाला। उसके बाद इस इंटीग्रेशन के रिजल्ट को हमने यहां पुट किया। सो हमारा फाइनल आंसर होगा x प्लस 5 इंटू इसका इंटीग्रेशन रिजल्ट, दैट मींस ये। सो x प्लस 5 इंटू दिस प्लस 5 इंटू दिस प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। सो x माइनस 5 log mod x माइनस 2 प्लस 5 इंटू 2 10 log mod x माइनस 3 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक ऐसा क्वेश्चन देखते हैं जिसमें कि न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से ज्यादा है। यहां पे न्यूमरेटर का डिग्री है 4 जबकि डिनोमिनेटर का डिग्री है एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। तो यहां पे जो मैक्सिमम पावर का टर्म आएगा वो है एक्स क्यूब। सो डिनोमिनेटर का डिग्री होगा एक्स क्यूब। यहां पे मैंने मल्टीप्लाई भी किया इसको। सो यहां पे हम किस तरह से डील करेंगे, ठीक वैसे ही जैसे पहले वाले प्रॉब्लम में हमने किया था कि न्यूमरेटर को हमको डिनोमिनेटर से लॉन्ग डिवीजन करना होगा। वो लॉन्ग डिवीजन भी मैंने यहां पे करके रखा है। सो अगर हम डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई आउट करेंगे तो हमको मिलेगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 एंड एक्स टू द पावर 4 को हमको इससे डिवाइड करना है। नाउ डिवीजन को इजी करने के लिए हमने क्या किया है कि एक्स टू द पावर 4 के साथ एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर और एक्स वाले टर्म को जीरो के साथ, जीरो कोएफिशिएंट के साथ ले लिया है जस्ट टू मेक द डिवीजन इजियर बिकॉज इसमें पहले से कोई एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर या एक्स वाला टर्म नहीं है। सो उसके बाद हमने इसको x से मल्टीप्लाई किया बिकॉज x क्यूब को x से मल्टीप्लाई करने से हमको x टू द पावर 4 मिलेगा। तो जैसे हम लॉन्ग डिवीजन करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का, ठीक उसी तरह से इसको मैंने x से मल्टीप्लाई किया और फिर यहाँ पे फर्दर डिवीजन में प्रोसीड किया आगे, ठीक उसी तरीके से जैसे हम लोग नॉर्मली करते हैं एंड वी गॉट द रिमाइंडर टू बी 1 एंड द कोशेंट एज x प्लस 1। तो रिमाइंडर 1 मिला और कोशेंट मिला x प्लस 1। तो हमने डिवीजन एल्गोरिथम के फॉर्म में फिर इसको लिख दिया x टू द पावर 4 यानी कि ये वाला एक्सप्रेशन इक्वल टू डिवाइजर यानी कि एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इंटू कोशेंट यानी कि एक्स प्लस 1 प्लस रिमाइंडर यानी कि 1। अब हम इंटीग्रल में एक्स टू द पावर 4 को इसी फॉर्म में यहां पे लिखेंगे एंड क्योंकि ये वाला एक्सप्रेशन ये वाला इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आया था तो वापस हमने उसी फॉर्म में यहां पे इसको लिख दिया है। सो एक्स टू द पावर 4 इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू कोशेंट एक्स प्लस 1 प्लस रिमाइंडर 1। तो इस फॉर्म में अब हम यहां पे लिख देंगे इसको इंटीग्रल में x टू द पावर 4 की जगह इस प्लस के जरिए हम इसको सेपरेट करेंगे। सो दिस बाय दिस प्लस इंटीग्रल 1 बाय दिस दैट इज द डिनोमिनेटर। उसके बाद हम देख रहे हैं कि यहां पे x माइनस 1
एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फर्स्ट टर्म में सिर्फ एक्स प्लस 1 रहेगा एंड dx, एंड सेकेंड टर्म में 1 बाय द डिनोमिनेटर इनटू dx। तो अब बेसिकली यहां पे हमारे पास है इंटीग्रल x प्लस 1 dx जो कि इजीली सॉल्व हो जाएगा, एंड इस एक्सप्रेशन को हमको सॉल्व करना पड़ेगा बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शंस। तो अब इंटीग्रल x प्लस 1 dx को हमने यहां पे कैलकुलेट करके रखा है, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल x dx प्लस इंटीग्रल dx, सो दैट वुड बी x स्क्वायर बाय 2 प्लस x। बाकी का जो पार्ट है वो है इंटीग्रल 1 बाय x माइनस 1 इनटू x स्क्वायर प्लस 1 dx, उसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व किया है। तो क्योंकि x स्क्वायर प्लस 1 एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसको फर्दर फैक्टराइज नहीं किया जा सकता, तो इसको हम इस तरह से लेंगे a बाय x माइनस 1 प्लस अ लीनियर एक्सप्रेशन bx प्लस c डिवाइडेड बाय ये x स्क्वायर प्लस 1, फिर x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 से पूरे पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमको मिलेगा 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस bx प्लस c इंटू एक्स माइनस 1। उसके बाद जिस तरह से हमने पहले किया है वैसे यहां पे भी x का वेरियस वैल्यूज को पुट करके हम a b और c का वैल्यू निकालेंगे। पहले x इक्वल टू 1 पुट करके a का वैल्यू निकालेंगे, x इक्वल टू 0 पुट करके c का वैल्यू निकालेंगे, और फिर x इक्वल टू कोई भी और रैंडम वैल्यू, यहां पे हमने 2 लिया है, पुट करके हमको जो इक्वेशन मिलेगा उसमें a और c का वैल्यू को पुट करके b का वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद a b और c तीनों का वैल्यू को यहां पे जब प्लेस करेंगे तो हमको मिलेगा दैट 1 बाय x माइनस 1 इनटू x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू a दैट इज हाफ बाय x माइनस 1, उसको यहां पे मैंने रखा है, प्लस bx प्लस c दैट इज माइनस हाफ इनटू x प्लस माइनस हाफ डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1, वो यहां पे है। सो इंटीग्रल x प्लस 1 dx का आउटकम हमारा ऑलरेडी निकल चुका था, उसको मैंने यहां पे लिखा, प्लस इसको इस हिसाब से पार्शियल फ्रैक्शंस के हिसाब से हमने यहां पे ब्रेकअप कर दिया है एंड a b और c का वैल्यूज भी पुट कर दिया है। उसके बाद सिंपली हमको यहां पे ये इंटीग्रल्स को अलग अलग करना पड़ेगा एंड कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहां पे हमको मिल रहा है हाफ इंटीग्रल 1 बाय x माइनस 1 dx, इंटीग्रल 1 बाय x माइनस 1 dx would be log mod x माइनस 1, इंटीग्रल x बाय x स्क्वायर प्लस 1 dx, ये हमने पिछले एग्जाम में भी सॉल्व किया था, x स्क्वायर प्लस 1 को z लेके बाय सब्स्टिट्यूशन, यहां पे भी ठीक उसी तरह से करना पड़ेगा एंड हमको आंसर मिलेगा log mod x स्क्वायर प्लस 1, एंड यहां पे नीचे और एक 2 आएगा जो इसके साथ मल्टीप्लाई होकर के 4 हो जाएगा, तो वो एडजस्टमेंट हो जाएगा, एंड इंटीग्रल 1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर दैट इज tan इनवर्स x, तो यहां हम उसको भी लिख देंगे। सो हमारा फाइनल आंसर है x स्क्वायर बाय 2 प्लस x प्लस हाफ log mod x माइनस 1 माइनस 1/4 log mod x स्क्वायर प्लस 1 माइनस हाफ tan इनवर्स x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। यहां पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला क्या है और उसे हम क्यों यूज करते हैं। तो हमने देखा है कि डिफरेंशिएशन में एक प्रोडक्ट रूल होता है जिसमें कि अगर दो फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में हो, प्रोडक्ट में हो, तो फिर उनका डिफरेंशिएशन किस तरह से किया जाए वो हम लोग को पता चलता है। ठीक उसी तरह से इंटीग्रेशन के लिए भी एक प्रोडक्ट रूल होता है, इंटीग्रल u v dx, और उसी को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या है। इंटीग्रेशन u इंटू वी डी एक्स इज इक्वल टू u इंटीग्रल v dx, यानी कि पहले हम u को मल्टीप्लाई करेंगे v के इंटीग्रल के साथ, इंटीग्रल v करेंगे और उसके रिजल्ट के साथ u को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इंटीग्रल, अब हम डिफरेंशिएट करेंगे u को विद रिस्पेक्ट टू x, दैट मींस ddx ऑफ u मल्टीप्लाइड बाय जो इस इंटीग्रेशन का रिजल्ट आया वो, दैट इज इंटीग्रल v dx। सो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय द इंटीग्रल ऑफ द सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन इनटू यही इंटीग्रल ऑफ द सेकंड फंक्शन जो हमने पहले किया था उसका रिजल्ट यहां प्लेस करेंगे, और फिर एक dx इस ओवरऑल इंटीग्रल के लिए। सो दिस इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला। तो एक तरह से ये इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट रूल है। अब इसमें जो सबसे क्रिटिकल कॉन्सेप्ट है वो ये कि किस तरह से हम ये चूज करें कि अगर दो फंक्शंस का प्रोडक्ट हमें दिया हुआ है तो उसमें से u किसको लेंगे और v किसको लेंगे, दैट इज फर्स्ट फंक्शन किसको ले और सेकंड फंक्शन किसको ले। यही चॉइस सबसे ज्यादा क्रिटिकल है। अगर ये चॉइस गलत हो जाती है तो फिर हम लोग का इंटीग्रल भी गलत हो सकता है और आगे जाकर के हम लोग को पता चल जाएगा कि यहां पे हम लोग उस इंटीग्रल में प्रोसीड नहीं कर पा रहे हैं। तो इस चॉइस पे सबसे बड़ा ध्यान जो हम लोग को रखना है वो ये है कि v हम लोग को उस फंक्शन को लेना है, दैट मींस सेकंड फंक्शन हमें उस फंक्शन को चूज करना है जिसको इंटीग्रेट करना इजी हो या पॉसिबल हो, एंड दूसरा वाला फंक्शन बन जाएगा u। तो अब हम यहां पे एक रूल के बारे में सीखेंगे जिससे हम इजीली ये समझ सकते हैं कि किस फंक्शन को हमें फर्स्ट फंक्शन लेना चाहिए और किस फंक्शन को हमें सेकंड फंक्शन लेना चाहिए। उस रूल को बोलते हैं आइलेट रूल। बहुत ही इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग और इजी शॉर्टकट है ये जानने के लिए कि किसको फर्स्ट फंक्शन और किसको सेकंड फंक्शन लेना है। सो द रूल इज कॉल्ड आइलेट रूल। सो आइलेट रूल में I स्टैंड्स फॉर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस जैसे कि sin इनवर्स x, L फॉर लॉगरिथमिक फंक्शंस जैसे कि log x,
A फॉर algebraic functions, इसमें सारे पॉलिनोमियल्स आते हैं, जो भी पॉलिनोमियल हमको मिलेगा वो algebraic functions के अंडर में आएगा. Trigonometric functions like sin x and lastly exponential functions like e to the power x. इस ऑर्डर में हमको चूज करना है फर्स्ट फंक्शन को. दिस मींस कि जो भी हम लोग को दो फंक्शंस दिए हुए हैं उसमें से जो फंक्शन इस ऑर्डर में पहले आएगा उसे हमें फर्स्ट फंक्शन के हिसाब से चूज करना है और दूसरे वाले को सेकंड फंक्शन के हिसाब से. तो इसका हम अब एग्जांपल्स देखेंगे. तो अब कंटिन्यू करते हैं यहां पे विद सम एग्जांपल्स. सबसे पहले हम लेंगे इंटीग्रल x e to the power 3x dx. तो सबसे पहले हमको यहां पे यही आइडेंटिफाई करना है यूजिंग आइलेट रूल कि फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा और सेकंड फंक्शन कौन सा होगा. यहां पे हम देख पा रहे हैं कि x एक अलजेब्राइक फंक्शन है, पॉलिनोमियल्स, एंड e to the power 3x एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है. अलजेब्राइक एक्सपोनेंशियल से पहले आता है, तो इसका मतलब कि जो अलजेब्राइक फंक्शन यहां पे है दैट इज x, उसको हम फर्स्ट फंक्शन के हिसाब से लेंगे और e to the power 3x को सेकंड फंक्शन के हिसाब से लेंगे. तो यहां पे ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन और ये हो जाएगा सेकंड फंक्शन. तो इसका मतलब u होगा x एंड v होगा e to the power 3x. तो अब हमें इसी फॉर्मूला को फॉलो करना है और यहां पे u के जगह पे हमको x और v के जगह पे e to the power 3x पुट करते हुए प्रोसीड करना है. सो x ये हो जाएगा x इंटीग्रल e to the power 3x dx माइनस यहां पे हमको मिलेगा इंटीग्रल du dx दैट मींस ddx ऑफ x इनटू इंटीग्रल e to the power 3x dx एंड फाइनली एक और dx इस ओवरऑल इंटीग्रल के लिए. अगर यहां पे हम देखें कि इसका रिजल्ट क्या होगा, हमको मिलेगा x इंटू नाउ इंटीग्रल e to the power mx is e to the power mx by m. तो यहां पे होगा e to the power 3x by 3. साथ ही साथ ये जो फॉर्म्स है जैसे कि इंटीग्रल e to the power mx, इसका रिजल्ट मैंने डायरेक्टली यहां पे लिखा e to the power mx by m. ऐसा क्यों होता है, इसके लिए इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के वीडियो को जरूर रेफर करें, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. तो यहां पे हमें मिला इंटीग्रल e to the power 3x as e to the power 3x by 3 माइनस यहां हमको मिलेगा इंटीग्रल ddx ऑफ x इज नथिंग बट 1. तो 1 मल्टीप्लाई हो रहा है विद इंटीग्रल e to the power 3x dx जिसका रिजल्ट हमें मिला as e to the power 3x by 3. तो उसको यहां पुट कर देंगे एंड फिर हमको मिलेगा ये वाला dx. दैट्स इट. सो यहां पे हमको मिला x e to the power 3x by 3 माइनस इंटीग्रल 3 e to the power 3x by 3 dx. सो एक चीज जो यहां पे याद रखने की है वो ये है कि जब यहां पे हम इंटीग्रल v dx को कैलकुलेट करके यहां प्लेस कर रहे हैं तो हमें वो करना होगा विदाउट एडिंग द इंटीग्रेशन कांस्टेंट. फाइनल आंसर जब निकलेगा सारे इंटीग्रेशंस को सॉल्व करके तभी हमें लास्ट में एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऐड करना है. सो अब यहां पे हमको मिलेगा x e to the power 3x by 3 माइनस 1 by 3 इंटीग्रल e to the power 3x dx. अब यहां पे आपको मिलेगा x e to the power 3x by 3 माइनस 1/3 अगेन इंटीग्रल e to the power 3x e to the power इंटीग्रल e to the power mx का फॉर्मूला हम यूज करेंगे e to the power mx by m. सो e to the power 3x by 3 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c. तो हमारा फाइनल आंसर होगा x e to the power 3x by 3 माइनस 1 by 9 e to the power 3x plus c. दिस इज आवर फाइनल आंसर. अगर आपको एक्सप्रेशन पसंद आ रही हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें एंड कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको वीडियो में क्या अच्छा लगा. फ्यूचर वीडियोस के लिए सजेशंस भी आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं. फर्दर स्टडी मटेरियल्स और टेस्ट के लिए केशस क्लासेस ऐप जरूर डाउनलोड करें, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट एग्जांपल. इंटीग्रल x² log x dx. यहां पे हम देख सकते हैं x² is algebraic and log x is logarithmic. लॉगरिथमिक पहले आता है algebraic से आइलेट वाले फॉर्म में. तो यहां पे हम log x को लेंगे एज द फर्स्ट फंक्शन u एंड x² को लेंगे एज द सेकंड फंक्शन v. सो हम इसको इस तरह से अब अरेंज कर देंगे इंटीग्रल log x into x² dx where this is u and this is v. सो यहां पे अब हम सिर्फ वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. तो u के जगह log x एंड v के जगह x². सो log x इंटीग्रल x² dx माइनस
integral d dx of u, that is d dx of log x, into इंटीग्रल v dx, यहाँ पे इंटीग्रल x स्क्वायर dx है, so इंटीग्रल x स्क्वायर dx एंड ओवरऑल एक dx इस पूरे इंटीग्रल के लिए। इसके बाद हम इसको फॉर्मुलेट करेंगे, सो इंटीग्रल x स्क्वायर dx हो जाएगा x क्यूब बाई 3, बिकॉज इंटीग्रल x टू द पावर n dx इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, d dx of log x is 1 by x, and integral x square dx is x cube by 3 and ये dx। यहां पे हम देख सकते हैं कि कैंसिलेशन होगा, सो अब हमको मिलेगा x क्यूब log x by 3 माइनस ये 3 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल x square dx, this is equal to x cube log x by 3 minus, now integral x square is x cube by 3, x cube by 3 into 1 by 3, that is x cube by 9 plus integration constant c। This would be our final answer। So next example की तरफ चलते हैं। अब यहां पे आप लेंगे इंटीग्रल x tan इनवर्स x dx, हम देख सकते हैं कि x अलजेब्राइक है, tan इनवर्स x इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक, तो tan इनवर्स x क्योंकि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक यहां पहले आता है अलजेब्राइक से, तो हम tan इनवर्स x को ले लेंगे एज द फर्स्ट फंक्शन u एंड x को ले लेंगे सेकंड फंक्शन v। तो इसको हम इस तरह से हम लिख देंगे, अब बस u के जगह tan इनवर्स x और v के जगह x लगा के हमको कैलकुलेट करना है। सो यहां पे आ जाएगा tan इनवर्स x इंटीग्रल x dx माइनस इंटीग्रल d dx ऑफ tan इनवर्स x इंटीग्रल x dx एंड फिर एक ओवरऑल dx। सो अब यहां पे होगा tan इनवर्स x into integral x dx, that is x square by 2 minus integral d dx of tan inverse x, that is 1 by 1 plus x square into again integral x dx, that is x square by 2 dx। so हमको अब मिला था x square tan inverse x by 2 minus half integral x square by 1 plus x square dx। हम इसको अब अलग से कैलकुलेट करते हैं और उसके बाद इसके वैल्यू को यहाँ पे हम पुट कर देंगे। सपोज इस इंटीग्रल को हम ले लेते हैं एज I1, सो I1 इक्वल टू इंटीग्रल x स्क्वायर बाय 1 प्लस x स्क्वायर dx, यहां पे हम इसको इस तरह से मैनिपुलेट कर सकते हैं, x स्क्वायर के साथ एक +1 और -1 ले लेते हैं, इससे फायदा ये होगा कि x स्क्वायर प्लस 1 और नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर जब हम अलग करेंगे तो कट जाएगा। सो हम इसको अब अलग करते हैं, इंटीग्रल x स्क्वायर प्लस 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहां पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब इसका वैल्यू आएगा इंटीग्रल, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, this would be integral 1 dx minus integral 1 by 1 plus x square dx, which is equal to, now integral 1 dx would be x minus integral 1 by 1 plus x square dx would be tan inverse x plus c. So the final result would be x square tan inverse x by 2, एंड यहां पे हमारे पास आया था माइनस हाफ x माइनस tan इनवर्स x प्लस c। अब हम एक ऐसा एग्जांपल लेंगे जिसमें कि हम log x का इंटीग्रेशन निकालेंगे यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। सो इंटीग्रल log x
यहां पे हम देख पा रहे हैं कि एक ही फंक्शन है log x, तो हम फिर किसको u लें और किसको v लेंगे? या तो हमारे पास दो फंक्शंस है ही नहीं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पे हम log x को इस तरह से लिखेंगे, इंटीग्रल log x मल्टीप्लाइड बाय 1 dx, और उसके बाद यहां पे हम log x को ले लेंगे एज द फर्स्ट फंक्शन और 1 को एज द सेकंड फंक्शन। यहां पे ये चॉइस हम इसलिए कर रहे हैं बिकॉज कोई भी नंबर को हम 0 डिग्री का पॉलिनोमियल मान सकते हैं और कोई भी पॉलिनोमियल अलजेब्राइक के अंडर में आता है। तो 1 इज एन अलजेब्राइक क्वांटिटी whereas log x is logarithmic. Logarithmic algebraic से पहले आता है, so log x is taken as u the first function and 1 is taken as v the second function. तो यहां पे हम log x को लेंगे as u and 1 को लेंगे as v। उसके बाद हम यहां पे इसको इंटीग्रेट करेंगे फॉर्मूला के हिसाब से, तो यहां पे आ जाएगा log x that is u into integral v dx that is integral 1 dx minus integral ddx of u that is ddx of log x into integral v dx that is integral 1 dx and overall इस इंटीग्रल का dx। अब यहां पे हमको मिलेगा log x and integral 1 dx that means integral dx that is x minus integral ddx of log x हो जाएगा 1 by x into integral 1 dx that is x, ये कैंसिल आउट हो गया and we have dx. So this is nothing but x log x minus, now ये भी हो गया integral 1 dx that is x plus integration constant c. This is our answer. इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन का फर्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज 7.1, उसके क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है फाइंड द इंटीग्रल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। तो मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से हमको इंटीग्रल निकालना है फॉलोइंग क्वेश्चंस का। सो नंबर 1 इज sin 2x। sin 2x, नाउ sin 2x का इंटीग्रल हमको निकालना है बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। मेथड ऑफ इंस्पेक्शन में बस इतना ही है कि हमको ये देखना पड़ेगा कि किस फंक्शन को डिराइव करने से, मतलब किस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने से हमको sin 2x मिल रहा है। जिस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने से या डिफरेंशिएट करके हमको sin 2x मिलेगा, sin 2x का इंटीग्रल वही फंक्शन होगा। Because we know that integration is the opposite process of differentiation. अगर एक फंक्शन a को डिफरेंशिएट करके हमको b मिल रहा है, तो इसका मतलब b को इंटीग्रेट करके हमको वापस a मिलेगा। So हम लोग को sin 2x किस फंक्शन को डिफरेंशिएट करके मिलता है, ये हम लोग को देखने का जरूरत है। तो इसके लिए सबसे पहले ये सोचने का जरूरत है कि हमको sin फंक्शन किस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने से मिलता है। उसका आंसर है cos, ddx of cos x equal to minus sin x. दैट मींस कि cos ही वो फंक्शन है जिसको डिफरेंशिएट करके हमको sin मिलता है रिजल्ट में। तो ddx of cos x equal to minus sin x ये हम लोग को पता है। ddx of cos x equal to minus sin x अगर है, तो अगर हम यहाँ पे ddx of minus cos x करते हैं, तब उसका रिजल्ट इसका नेगेटिव होना चाहिए। दैट मींस अगर ddx of cos x करके हमको minus sin x मिल रहा है, तो ddx of minus cos x करके हमको sin x मिलना चाहिए। ऐसा क्यों है? दिस इज बिकॉज ये माइनस बाहर आ जाएगा और फिर ddx of cos x रह जाएगा, एंड वी ऑलरेडी नो दैट ddx of cos x is minus sin x, तो माइनस ऑफ माइनस sin x अल्टीमेटली हम लोग को प्लस sin x मिलेगा। दिस मींस कि यहां पे हम लोग का जो आंसर होगा, दैट मींस कौन से फंक्शन को डिफरेंशिएट करके हमको sin मिलेगा, उसका आंसर होगा माइनस cos ऑफ समथिंग। नाउ द पॉइंट इज कि यहां पे हमको x नहीं 2x चाहिए, तो उसके लिए हमको यहां पे क्या करना होगा, उसके लिए हमको ddx of minus cos 2x करना होगा। जब हम ddx of minus cos 2x करेंगे तब हमको क्या मिलेगा, माइनस, अब ये माइनस बाहर आ जाएगा, ddx of cos 2x, now ddx of cos x is minus sin x, so ddx of cos 2x would be minus sin 2x, यहां पे हम लोग को मिलेगा minus sin 2x, एंड देन बिकॉज ऑफ चेन रूल हम लोग को 2x को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अगर बाय चांस आप चेन रूल के साथ फैमिलियर नहीं है तो फिर उसका वीडियो जरूर देख लें, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो यहां पे हमको 2x को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x। अल्टीमेटली हमको यहां पे मिलेगा माइनस माइनस प्लस, ddx of 2 का आंसर 2 होता है, सो 2 sin 2x। बट जो आंसर हमको चाहिए वो है sin 2x, दैट मींस इस 2 को रिमूव करना होगा, और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम एक हाफ मल्टीप्लाई कर सकते हैं पहले, सो दैट अल्टीमेटली जो भी रिजल्ट होगा उसके साथ एक हाफ मल्टीप्लाई हो जाएगा,
एंड 2 विल गेट कैंसिल्ड आउट और रिजल्ट में हमको सिर्फ sin 2x मिलेगा। तो यहां पे हमको वर्कआउट करके ये मिला कि अगर हम हाफ डी डी एक्स ऑफ माइनस कॉस 2x करेंगे तो हमको sin 2x मिलेगा। नाउ एक बार ये हमको मिल गया, उसके बाद हम ये भी सोच सकते हैं कि ये हाफ जो है हो सकता है कि वो अंदर था दैट मींस माइनस cos 2x by 2 फंक्शन इस तरह का था एंड उसको डिफरेंशिएट करने की वजह से ये 2 बाहर आ गया एज हाफ। सो यहां पे अल्टीमेटली हमको इस वजह से sin 2x मिल रहा है। सो अल्टीमेटली वर्कआउट करके हमको जो मिला दैट इज ddx ऑफ माइनस cos 2x by 2। अब यहां पे हम इसको फ्रेमवर्क में फिर से वर्कआउट करके दिखा देंगे। सो इफ ddx ऑफ माइनस cos 2x by 2 is sin 2x, then we can say that integral sin 2x dx would be equal to minus cos 2x by 2 प्लस जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है वो हर रिजल्ट में ऐड करना पड़ेगा बिकॉज इट्स एन इंडेफिनिट इंटीग्रल। सो द आंसर इज minus cos 2x by 2 प्लस c। तो यहां पे अब हमको ये देखना होगा कि कौन से फंक्शन को डिफरेंशिएट करने से cos 3x आता है और वही रिजल्ट हमको मिलेगा जब हम cos 3x को इंटीग्रेट करेंगे। सो कौन से फंक्शन को डिफरेंशिएट करने से cos 3x आता है? फर्स्ट ऑफ ऑल उसके लिए ये सोचना होगा कौन से फंक्शन को डिफरेंशिएट करने से cos आता है एंड दैट द आंसर ऑफ दैट इज sin बिकॉज़ ddx ऑफ sin x इक्वल टू cos x ये हम लोग का फार्मूला है। तो इसका मतलब कि अगर हम ddx ऑफ sin 3x करें तो हमको cos 3x मिल जाना चाहिए। सो ddx ऑफ sin 3x इक्वल टू cos 3x। बट देन चेन रूल की वजह से ड्यू टू चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन हमको यहां पे 3x का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x। सो वी वुड गेट cos 3x मल्टीप्लाइड बाय ddx ऑफ 3x। ddx ऑफ 3x का आंसर 3 होगा, सो 3 cos 3x। दैट मींस इस 3 को रिमूव करने के लिए पहले से ही हमको यहां पे sin 3x के डिनोमिनेटर में एक 3 देना पड़ेगा सो दैट वो 3 बाहर आ जाए एज 1/3 डिफरेंशिएशन होने के पहले एंड देन वो 1/3 इस 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा जो कि यहां से आ रहा है एंड इट विल गेट कैंसिल्ड आउट एंड जो बचेगा दैट इज cos 3x। सो ddx ऑफ sin 3x by 3 इक्वल टू cos 3x। सो इंटीग्रल cos 3x dx would then be equal to sin 3x by 3. This is the answer. Next, number 3, e to the power 2x. Now we know that ddx of e to the power x equal to e to the power x. That means अगर हम सोचे कि कौन से फंक्शन को डिफरेंशिएट करने से हमको e to the power x मिलेगा, so the answer would be e to the power x only. अगर हम ऐसा सोचे कि कौन से फंक्शन को डिफरेंशिएट करने से e to the power 2x मिलेगा, उसका आंसर भी e to the power 2x होना चाहिए। सो ddx ऑफ e to the power 2x अगर हम करेंगे हमको मिलेगा अगेन e to the power 2x, but because of chain rule I will have to differentiate 2x also with respect to x. That means ddx of 2x भी आएगा चेन रूल की वजह से एंड उससे एक 2 निकलेगा जो कि इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमको मिलेगा 2 e to the power 2x। बट हमको रिजल्ट में 2 नहीं चाहिए, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमको e to the power 2x के नीचे एक 2 लगाना पड़ेगा सो दैट वो 2 एज अ कांस्टेंट जब डिफरेंशिएशन के बाहर आएगा, डिफरेंशिएशन होने से पहले तो वो इस तरह से बाहर आएगा एंड अल्टीमेटली हमको मिलेगा half into 2 e to the power 2x. 2 will get cancelled out and the result would be e to the power 2x. So ddx of e to the power 2x by 2 equal to e to the power 2x. So integral e to the power 2x dx would be equal to e to the power 2x by 2. This is the answer. Number 4, ax plus b whole square. Now we know that differentiation का जो formula है it goes like this: ddx of x to the power n equal to n x to the power n minus 1. तो अगर हम ddx of x क्यूब करेंगे तब हमको मिलेगा 3x to the power 3 minus 1 that is equal to 3x square. That means कि अगर हम ये सोचे कि कौन से टर्म को डिफरेंशिएट करने से हमको स्क्वायर टर्म मिलेगा रिजल्ट में, that would be cube.
द क्यूब ऑफ दैट वेरिएबल। तो अगर हमको ax प्लस b का स्क्वायर चाहिए रिजल्ट में आफ्टर डिफरेंशिएटिंग, तो किसको डिफरेंशिएट करने से वो मिलेगा? दैट वुड बी ax प्लस b होल क्यूब, एंड आफ्टर दैट उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करना होगा। सो यहां पे हम वही करते हैं, ddx ऑफ ax प्लस b होल क्यूब करके पहले देखते हैं। तो इसी रूल को फॉलो करते हुए ddx ऑफ x टू द पावर n इक्वल टू nx टू द पावर n माइनस 1। सो यहां पे भी इसी तरह से होगा 3 इंटू ax plus b whole to the power 3 minus 1, but because of chain rule, क्योंकि यहां पे x के जगह ax plus b है, that would also get differentiated, so into ddx of ax plus b। यहां पे फिर हमको क्या मिल रहा है? 3 ax plus b square into ddx of ax plus b, that would be ddx of ax plus ddx of b। ddx of ax का रिजल्ट a होगा एंड ddx of b का रिजल्ट 0 होगा बिकॉज इट्स अ कांस्टेंट। सो यहां पे अल्टीमेटली हमको मिल रहा है 3a into ax plus b होल स्क्वायर। दैट मींस कि हमको ऐसा कुछ चाहिए जिससे ये 3a हट जाए, बिकॉज रिजल्ट पे हमको सिर्फ ax plus b होल स्क्वायर चाहिए। इसका मतलब यही है कि यहां पे हमको 3a लगाना पड़ेगा डिफरेंशिएशन में, so that वो 3a मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाहर निकल करके पहले ही वो निकल जाएगा। सो 1 by 3a will get multiplied with the result of the differentiation। अल्टीमेटली हमको ऐसा कुछ मिलेगा। Now this 3 would get cancelled out, a would also get cancelled out, रिजल्ट में हमको ax plus b होल स्क्वायर ही मिलेगा। सो अगर हमको इसको डिफरेंशिएट करके ये मिल रहा है, तो फिर इसको इंटीग्रेट करके ये मिलेगा। सो इंटीग्रल ax plus b होल स्क्वायर dx इक्वल टू ax plus b होल क्यूब बाई 3a। ये हम लोग का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, sin 2x माइनस 4 e टू द पावर 3x। सबसे पहला बात है कि हमको कौन से फंक्शन को डिफरेंशिएट करके sin 2x मिलेगा। That would be cos 2x, but ddx of cos 2x अगर हम करेंगे तो हमको मिलेगा, क्योंकि ddx of cos x माइनस sin x होता है, so ddx of cos 2x would be minus sin 2x into चेन रूल की वजह से हमको 2x को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। That would give us minus 2 sin 2x, बट ये माइनस 2 हमको नहीं चाहिए। इसका मतलब है कि यहां पे भी हमको एक माइनस साइन लगाना पड़ेगा और नीचे एक 2 देना पड़ेगा। सो व्हाट वुड वी गेट नाउ? माइनस हाफ, क्योंकि ये माइनस और 2 बाहर निकल जाएगा बिफोर डिफरेंशिएशन, बिकॉज ये 2 कांस्टेंट है और यहां पे माइनस, दैट मींस माइनस 1 मल्टीप्लाइड एक तरह से। सो माइनस हाफ इनटू ddx of cos 2x, ddx of cos x is minus sin x, दैट मींस ये होगा माइनस sin 2x, एंड देन ddx of 2x भी हमको करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ चेन रूल। So that would give us minus into minus plus half into sin 2x into ddx of 2x से 2 आएगा and 2 would get cancelled out। इस तरह से हमको 2 sin 2x मिल जाएगा। So कौन से फंक्शन को डिफरेंशिएट करने से sin 2x मिला? That is this minus cos 2x by 2। That means कि sin 2x को इंटीग्रेट करने से, sin 2x को इंटीग्रेट करने से हमको जो मिलेगा that is equal to minus cos 2x by 2 और minus half cos 2x। अब इसकी बारी, यहां पे हमको चाहिए minus 4 e to the power 3x। ddx of e to the power 3x अगर सिर्फ हम करेंगे तो फिर हमको मिलेगा e to the power 3x into ddx of 3x, that is e to the power 3x into 3, that is 3 e to the power 3x। बट रिजल्ट में हमको -4 चाहिए और 3 गायब है। दैट मीन्स कि -4 को हम यहां मल्टीप्लाई कर देंगे और 3 को नीचे। सो नाउ लेट्स सी व्हाट वी गेट। सो वी वुड गेट -4 by 3, कॉन्स्टेंट्स बाहर आ गए, इंटू ddx of 3x into ddx of e to the power 3x। नाउ
that would be minus 4 by 3 into e to the power 3x into d dx of 3x. So minus 4 by 3 into e to the power 3x into 3 get cancelled out. रिजल्ट में हमको मिल रहा है minus 4 e to the power 3x. तो इसका मतलब यह है कि minus 4 e to the power 3x को इंटीग्रेट करने से हमको यह मिलना चाहिए minus 4 e to the power 3x by 3. इसको भी हम साइड में लिख लेते हैं. सो इंटीग्रल minus 4 e to the power 3x dx would be equal to minus 4 by 3 e to the power 3x. So minus 4 e to the power 3x by 3. So now इस रिजल्ट को अब जोड़ देते हैं. इंटीग्रल sin 2x minus 4 e to the power 3x dx equal to integral sin 2x dx minus इंटीग्रल, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, प्लस इंटीग्रल minus 4 e to the power 3x dx, that would be equal to minus half cos 2x minus 4 e to the power 3x by 3. This is our answer.